चलिए जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम बैक विद अ न्यू चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी थोड़ा सा ऑफ रिकॉर्डिंग में मैंने लिखने के लिए तो दे दिया है, थोड़ा सा तो लिखवा लिया हमने, बाकी जो लिखेंगे नोटिंग करेंगे। कुछ कुछ के मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, कुछ क्लास में लिखवाऊंगा, कुछ मैंने लिखवा दिया है। अब वीडियो में पहले हम एक मतलब डिस्क्लेमर दे देते हैं, ये वाले जितने भी अभी पॉइंट करने वाले हैं मैं बता दूंगा, वहां तक ऑफ रिकॉर्डिंग हमने कर ली है, तो इन वालों का स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिन बच्चों ने क्लास लगानी होगी। ठीक, तो पहला स्क्रीनशॉट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। सबसे पहला मतलब ये चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टॉपिक है अकाउंटिंग साइकिल। अल्टीमेटली अकाउंटिंग साइकिल जो हमने पहले पहले वाले चैप्टर्स हैं उसका टॉपिक है। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है कि अगर हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड करनी है अपनी फाइनेंशियल, अगर हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड करनी है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन की कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट की है, कैश की है, सेल की है, परचेज की है, पर्सन से रिलेटेड है, इनकम से रिलेटेड है, एक्सपेंसेस से, क्योंकि हर ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग रूल्स हैं। पर्सनल के लिए अलग है, रियल के लिए अलग है। कोई चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के P&L में जानी होती है, कोई बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये आपकी इनकम्स है कि एक्सपेंसेस हैं। फिर जैसे ही आपने आइडेंटिफाई कर ली तो सबसे पहले ये ट्रांसफर होती है जर्नल में। जर्नल कौन सी बुक होती है जहां पे ट्रांजैक्शन सबसे पहली बार रिकॉर्ड होती है, सेल, परचेज, एसेट, इनकम, लाइबिलिटी सभी की। जैसे ही जर्नल है, जर्नल का जो दूसरा नाम है वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जहां पे ट्रांजैक्शन सबसे पहली बार रिकॉर्ड की जाएंगी। उसके बाद होगा लेजर। लेजर क्या होता है? प्रिंसिपल बुक्स, जहां पे हर जर्नल का जो अलग अलग अकाउंट होगा, सेल अकाउंट, इनकम अकाउंट, एसेट अकाउंट, मशीन अकाउंट, राम का, शाम का, सभी अकाउंट्स को एक पर्सनल इंडेक्स में भेज दिया जाएगा, पर्सनल पेज पे डाल दिया जाएगा, जिसको बोलेंगे लेजर। लेजर के बाद फिर जितने भी अकाउंट होंगे उसकी एक समरी तैयार की जाएगी, उसका फाइनल बैलेंस एक पेज पे नोट डाउन किया जाएगा, जिसको बोला जाएगा ट्रायल बैलेंस। जर्नल में सारा कुछ सीक्वेंसली होता है, सब कुछ सीक्वेंस वाइज। लेजर में हर किसी का डिफरेंट अकाउंट बनता है, और जितने अकाउंट बनेंगे जो उनका फाइनल बैलेंस होगा वो ट्रायल बैलेंस में चला जाएगा, और उसके बाद बनेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारे अकाउंटिंग चैप्टर का सबसे मेन है, हमारे अकाउंट्स का सबसे मेन चैप्टर है। मतलब अगर आप इसको ऐसे समझो, एक छोटी सी दुकान से लेके एक बहुत बड़ी कंपनी जैसे कि रिलायंस, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, एक छोटी सी दुकान करियाना की, कॉस्मेटिक की, जनरल स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक की शॉप, किसी भी दुकान को अगर अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है, टैक्स भरना है, बैंक से लोन लेना है, सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। इकलौता ऐसा चैप्टर है जो बहुत रेलिवेंट है, छोटी सी दुकान से लेके बहुत बड़ी कंपनी तक, इवन इंडिया की सबसे बड़ी तक, तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक होता है बैलेंस शीट। फिर जैसे ही ये बन जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे हमारे चैप्टर का नाम है, इसकी प्रॉपर डिटेल में आगे शुरू करता हूं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट से हमें बिजनेस का प्रॉफिट पता चलता है, और बैलेंस शीट से बिजनेस की एसेट लाइबिलिटी का बैलेंस पता चलता है। फिर जैसे ये सारा कुछ आपने कैलकुलेट कर लिया, ये आप कम्युनिकेट कर देते हो अपने इन्वेस्टर्स को। ये तो हो गई थोड़ी सी जनरल बात 1-2 मिनट में। अब हम काम की बात शुरू करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर जो हमारे अकाउंटिंग साइकिल का सेकंड लास्ट स्टेप है। ठीक है जी। अब जब तक हम क्लास +1 में थे या +2 में थे, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के लिए करते थे, जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेस है। ट्रेडिंग बिजनेस क्या होते हैं आपको सीखना पड़ेगा। ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं सेल परचेज वाले, जिनका काम होता है कि आपने अगर कोई सामान खरीदा है, अगर आपने कोई सामान, ट्रेडिंग एंटिटीज क्या होती हैं? ट्रेडिंग कंपनीज, जिनका सिंपल काम होता है सेल परचेज का, ना कि बनाने का। जिनका मेन काम होता है सेल परचेज का, ना कि बनाने का। जैसे कोई एक कंपनी है, अगर तो अपना प्रोडक्ट खरीद रही है, और प्रोडक्ट खरीदते टाइम उसने उसकी नेचर में कुछ चेंज नहीं किया, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल, वेजेस, लेबर का कोई खर्चा नहीं लगाया, मतलब उसने प्रोडक्ट को कन्वर्ट नहीं किया, दैट इज द कॉल ट्रेडिंग कंपनीज या ट्रेडिंग एंटिटीज। जैसे प्रोडक्ट आया, बस ज्यादा से ज्यादा उसको पैकिंग कर दी, थोड़ा सा शो ऑफ कर दिया, थोड़ा सा अच्छा बना दिया, तो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग कंपनी। तो +1 में इसको इसी को बोलते थे नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, जो कोई सामान मैन्युफैक्चर नहीं कर रही, प्रोडक्ट में बदलाव नहीं लेके आ रही, चेंज नहीं लेके आ रही। फिर एक दूसरा यूनिट है, इस पूरे चैप्टर में 2 यूनिट्स हैं। जैसे हमारे लॉ में होते हैं ना, एक एक एक्ट में 4-4 5-5 यूनिट्स, ऐसे ही इस चैप्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 यूनिट है। यूनिट 1 नॉन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यूनिट 2 मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के लिए।
इसको हम लिखेंगे, पुराने वाला सिलेबस है ये हमारा, +1 में किया हुआ है, ठीक है जी। क्लास 11th 12th में हमने किया हुआ है, तो ये मेरा पुराने वाला है, ओल्ड। और मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी आ रहा है न्यू सीए फाउंडेशन में। न्यू सीए फाउंडेशन में, सीए फाउंडेशन का रिजल्ट भी थोड़े दिनों के बाद आने वाला है। सीए इंटर का रिजल्ट तो हमने देखा ही है, पिछले कई सालों का सबसे वियर्ड या सबसे बेकार रिजल्ट आया है, ग्रुप 2 का 8%। इसलिए आप अपनी तैयारी थोड़ी बढ़िया से करके चलना, ठीक है जी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 यूनिट है, यूनिट ऑफ एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए, जिन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना होता है। क्लास +1 +2 में भी ये सेम था। क्लास +2 में कह रहे हैं, सीए फाउंडेशन में कह रहे हैं अब आप हो गए थोड़े से बड़े, अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी क्या है, उन्होंने पेज लिया, पेज को किसी हिसाब से मोल्ड करके उसका कुछ ना कुछ बना दिया, उसके ऊपर अलग से मटेरियल लगा, वेजेस लगा, पैकिंग करी। तो जब आप कोई एक ऐसा प्रोडक्ट ले रहे हो जिसके ऊपर कुछ ना कुछ आपको काम करना पड़ता है, ठीक है, उसकी दशा दिशा चेंज करनी पड़ती है, खरीदा था कुछ, बेच रहे हो कुछ। सर जैसे फॉर एग्जांपल आपने बड़ा सारा प्लास्टिक लिया, उसका रिमोट बना दिया, उसका पेन बना दिया, उसका मोबाइल बना दिया, उसके क्रोकरी बना दी, गिलास बना दी, प्लेट बना ली। खरीदा था कुछ और प्लास्टिक, उसको मोल्ड करके कुछ करके कन्वर्ट करके कुछ और बना दिया। अब एक कंपनी है जो मोबाइल बनाती है, तो वो मोबाइल खरीदती नहीं है, खरीदेगी क्या, चिप्स खरीदेगी, बीच में जो चिप्स लगती हैं, स्क्रीन खरीदेगी, प्लास्टिक खरीदेगी, बीच में जो पित्तल लगना है, चांदी लगनी है, लोहा लगना है, जो भी है, उसको सभी को सेट करके सॉफ्टवेयर डाल के, मतलब उसकी दशा दिशा चेंज कर दी। दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। आपको सबको पता है, हमारे लिए नया है, यूनिट 1 पुराना है, यूनिट 2 नया है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले नॉन मैन्युफैक्चरिंग की। इसमें 80 से 90% चीजें आपने क्लास +1 में कर रखी हैं, तो ये मेरे लिए ऑल टुगेदर पुराना चैप्टर होने वाला है। 10 से 20% नई चीजें आएंगी। क्रेडिटर का अकाउंट बनाओ, जो हमने कभी नहीं सीखा। क्रेडिटर का अकाउंट हमने क्लास +2 के रेशियो चैप्टर में सीखा था। डेटर अकाउंट बनाओ, क्रेडिटर अकाउंट बनाओ, तो ये कुछ चीजें नई आने वाली हैं। अदरवाइज चीजें क्या आने वाली हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 एलिमेंट होते हैं, बताओ जी क्या क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 एलिमेंट। एक होता है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टीपीएल, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना। दूसरा क्या होता है, बैलेंस शीट। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना, हमारा पूरा, अगर मैं अकाउंटिंग के रूल्स बोलूं, 3 रूल्स होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। सारी जर्नल एंट्रीज इन 3 रूल्स के इर्द गिर्द घूमती है, इसके बाहर कुछ नहीं होता। लेकिन अगर मैं पूरी बात करूं अकाउंट्स की, इधर ध्यान से देखना, पूरा अकाउंट्स मेरा ना 4 चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। पूरा अकाउंट्स 4 चीजें कौन कौन सी, एक मैं बोलूंगा, 3 आपको शायद याद आ जाएंगी। पहली हो गई इनकम, दूसरा एक्सपेंसेस, का दूसरा नाम क्या हो सकता है, लॉसेस, तीसरा बोलो एसेट्स, बहुत बढ़िया, चौथा, चौथा लाइबिलिटी। हमारा पूरा अकाउंट्स ना इन 4 चीजों के इर्द गिर्द घूमता है, याद रखना, ठीक है जी। इन्हीं 4 चीजों को मिला के बन जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये 4 चीजें, इसमें जो इनकम है और एक्सपेंसेस हैं, ये कह रहे हैं इनको आप डाल देना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा, इनकम्स, दूसरे हाथ में आएगा एक्सपेंसेस। यानी कि यहां पे एक्सपेंसेस कौन से वो भी देखना पड़ेगा। रेवेन्यू एक्सपेंसेस, जो हमने जब अकाउंट्स का चैप्टर शुरू किया था सब्जेक्ट, तो पहला चैप्टर यही किया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जो हर साल होते हैं, जो बार बार होते हैं, हर महीने होते हैं, इसी को हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। जो इनकम बार बार होंगी, इसको बोलेंगे इनकम, रेवेन्यू नेचर की। तो इनकम्स में से एक्सपेंसेस माइनस कर दो तो आ जाएगा प्रॉफिट। तो जो इनकम और एक्सपेंसेस हैं वो रिकॉर्ड करी जाती हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसका पर्पस होता है प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना। लेकिन जो रियल नेचर यानी कि इनकम और एक्सपेंसेस किस रूल में आती हैं, याद रखना, ये आती है नॉमिनल रूल में। इनकम और एक्सपेंसेस कहां पे आएंगी, नॉमिनल रूल में। तो नॉमिनल रूल की जो भी आइटम्स होती हैं वो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में आती हैं। नॉमिनल रूल के अलावा होता है पर्सनल या रियल। कौन कौन सा रूल होता है, पर्सनल या रियल। पर्सनल रूल में आते हैं पर्सन्स, जैसे कि डेटर, जैसे कि क्रेडिटर्स। रियल रूल में आती हैं सारी एसेट्स। तो जो भी पर्सनल और रियल चीज, रियल रूल वाली चीजें होती हैं, यानी कि एसेट, लाइबिलिटी या कोई भी पर्सन्स, वो बन जाती हैं बेटा बैलेंस शीट का पार्ट। इसी को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आपने कोई एसेट खरीदी, वो भी पैसा दिया, तो ये कौन से खर्चे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसकी नोटिंग मैंने ऑलरेडी आपको करवा दी है, सीधा सीधा हम नोट्स में से पढ़ते हैं ताकि थोड़ा सा जल्दी क्लियर हो जाए। आप अपनी कॉपीज निकाल के रखना, साथ साथ कवर अप करते चले जाएंगे।
सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो एलिमेंट मिल गए, देखो जी, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट अपने आप में दो एलिमेंट के बराबर है, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक पी एंड एल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस होता है बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालना, यानी कि बिजनेस की परफॉर्मेंस चेक करना कि जो हम कर रहे हैं ठीक भी है कि नहीं। बैलेंस शीट का जो पर्पस होता है टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एसेट और लाइबिलिटी के बैलेंस जानना, 31 मार्च को मेरे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटी हैं, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। और टीपीएल को, जहां पे प्रॉफिट लॉस निकालना होता है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। दूसरा, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस और इनकम रिकॉर्ड किए जाएंगे, अभी बताया था। और बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तीसरा पॉइंट, टीपीएल पूरे साल का बनाया जाता है, पूरे साल में मैंने कितने का सामान बेचा, कितनी इनकम हुई, कितने का सामान खरीदा, कितने मेरे खर्चे हुए। तो टीपीएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट पूरे साल का बनाया जाता है, जो 1 अप्रैल से शुरू होगा 31 मार्च। मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपने कितना खरीदा बेचा है, सारे इनकम और खर्चे लगा लो। जबकि बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है, 31 मार्च को। ऐसे समझो जैसे आप पूरा साल पढ़ाई करते हो, फिर क्लास +2 के पेपर होते हैं और रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट है, फाइनेंशियल पोजीशन है, वो आपका रिजल्ट बन गई बैलेंस शीट में। और पूरा साल जो आपने मेहनत करी वो टीपीएल। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बनाया जाता है नॉमिनल रूल के हिसाब से, जहां पे डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे, क्रेडिट साइड पे इनकम। और बैलेंस शीट बनाई जाती है रियल रूल या पर्सनल रूल से, सारी एसेट, सारे बैलेंसेस पर्सन के, वो पर्सन डेटर भी हो सकते हैं, क्रेडिटर भी, एसेट भी, लाइबिलिटी भी, कहां पे जाएंगे, बैलेंस शीट में। उसके बाद ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, ये बना लिया था आप लोगों ने। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट की अब बात हो रही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो एलिमेंट हैं, टीपीएल अकाउंट, टीपीएल के दो एलिमेंट हैं, एक है ट्रेडिंग, एक है पी एंड एल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मेट बताता हूं जी। फॉर्मेट आप लोगों को पता ही है, कई बार हमने क्लास +1 में किया हुआ है, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट। इसके डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे, क्रेडिट साइड पे सारे इनकम्स। फिर पूरे टीपीएल को दो पार्ट में बांटा गया, यहां तक का पार्ट जो मैंने ऊपर कर दिया, अलग कर दिया, उसको ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं, ये वाले को। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, पी एंड एल अकाउंट। अब बात यह है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करें और पी एंड एल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करें, तो उसके लिए ये पॉइंट है। अगर आपने ट्रेडिंग और पी एंड एल की एक सिंगल आइटम भी गलत करी, तो दोनों का आंसर गलत है। स्टेप मार्किंग के हिसाब से यू विल गेट फ्यू मार्क्स, ठीक है, लेकिन पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, इन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। देखो, ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट को ओवरऑल समझो, डेबिट में खर्चे रिकॉर्ड करने हैं, लेकिन जब दोनों को तोड़ दिया गया, तो ट्रेडिंग के डेबिट में आए डायरेक्ट खर्चे और पी एंड एल के डेबिट में आए इनडायरेक्ट खर्चे, दोनों ही डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे। बिल्कुल ठीक है, कुछ नया नहीं चल रहा, पुराने वाला किया हुआ है। सीए में एक दिक्कत ये भी है, याद रखना, सीए की एक दिक्कत ये भी है, जितना भी हम पुराना करते हैं +1 2 वाला, उतने चेहरे लटके रहते हैं, बोर हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आधा अधूरा 70 से 80% हमने पहले किया होता है। जब बात कर रहे होते हैं हम लॉ के सब्जेक्ट की, सारा कुछ नया है। जब हम बात कर रहे होते हैं इन्वेंटरी चैप्टर की, नया है, वहां पे थोड़ी सी आपकी खोपड़ी और आंखें खुली रहती हैं। आप चाहो तो मैं दोनों चैप्टर की आपको पहले पहले क्लास की रिकॉर्डिंग भेजूंगा, आप अपने चेहरे देखना है, क्योंकि मेरे सामने तो कैमरे में उतर ही रहे हैं ना, मेरी आंखों के कैमरे में। जब भी चीज थोड़ी सी पुरानी होती है, याद रखना, उसमें बोर होते हैं हम। इंसान को हमेशा अवेयर रहने के लिए हमेशा नई चीज ही लगती है। ठीक है जी, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होंगे, खर्चे, पी एंड एल में भी खर्चे। ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस, पी एंड एल में इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो सीधा मैन्युफैक्चरिंग से या परचेजी से रिलेटेड हो। आज के बाद अब हम इस चैप्टर में मैन्युफैक्चरिंग वर्ड नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका बना रहे हैं, नॉन मैन्युफैक्चरिंग का। तो जब नॉन मैन्युफैक्चरिंग का बना रहे हैं, तो ऐसे खर्चे जो फैक्ट्री में या परचेजी से रिलेटेड हो, दैट इज कॉल्ड ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग। तो यानी कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आज के बाद मैं नहीं बोलूंगा। सर लेकिन फिर लिखा क्यों, क्योंकि कई बार जब हम मैन्युफैक्चरिंग का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे, वहां पे काम आएंगे। फिलहाल के लिए आप ओवरऑल समझ सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, जो खर्चे मेरे परचेज से रिलेटेड हो, जैसे कि आपने सामान खरीदा, किराया लग गया, उसको उतरवाने का, लोडिंग अनलोडिंग का, वेजेस का खर्चा लग गया, तो वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, इसके बाद सारे खर्चे जो ऑफिस से रिलेटेड हो, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, सामान को बेचने से रिलेटेड हो, पैसा रिकवरी से रिलेटेड हो,
कोई ऐसे खर्चे जो परचेज से रिलेटेड नहीं है, ऑफिस सेल या कोई ऐसे खर्चे जो ऑफिस सेल या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, सेलिंग से रिलेटेड हो। सर सेलिंग से रिलेटेड कौन सा खर्चा होता है, आप लोग बताना। सैलरी से रिलेटेड खर्चा होता है एडवर्टीजमेंट, सेल्समैन को कमीशन देना, बैड डेट्स का खर्चा हो गया, ठीक है, पैसे रिकवर करवाने के लिए किसी को कमीशन दे दी कि तेरे को इतने पैसे देंगे, लिया, दैट इज कॉल्ड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल देखो, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, जो माल मेरी फैक्ट्री में पड़ा है, जो माल आपने नया खरीदा, कैरिज और फ्रेट इनवर्ड, ठीक है, वेजेस या लेबर के खर्चे, बाकी सारे खर्चे, फैक्ट्री लाइटिंग, इंपोर्ट ड्यूटी, तो ये खर्चे आपके फैक्ट्री में या परचेज से रिलेटेड होते हैं। इनके अलावा जो भी खर्चे हों वो इनडायरेक्ट हैं, जैसे कि कैरिज या फ्रेट आउटवर्ड। कैरिज इनवर्ड या कैरिज आउटवर्ड में डिफरेंस बता सकते हो? कैरिज आउटवर्ड वो जो किराया आप भर रहे हो सामान को बेचने के लिए, कैरिज इनवर्ड जो सामान खरीदने के लिए। एडवर्टीजमेंट, फ्री सैंपल, कमीशन देना, सैलरी पे करना, रेंट देना, इंटरेस्ट भरना, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, एसेट की सेल के ऊपर लॉस, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। जल्दी से याद करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो परचेज से रिलेटेड होते हैं, यानी कि फैक्ट्री में जा रहे हैं सीधा, और जो खर्चे परचेज से रिलेटेड ना हो, ऑफिस सेल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, वो सारे होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। दोनों का डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे P&L अकाउंट में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस से क्या कैलकुलेट और इनकम भी रिकॉर्ड हो जाएंगी। इनकम्स क्रेडिट साइड पे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दो ही चीजें आती हैं, क्या क्या दो चीजें आती हैं? या तो सेल या क्लोजिंग स्टॉक। बाकी कोई भी इनकम है, इंटरेस्ट मिलना, कमीशन मिलना, रेंट मिलना, बैड डेट्स रिकवर होना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट होना, ये सारी भी बिजनेस की इनकम है, लेकिन ये P&L की इनकम का पार्ट बनेगी, ना कि ट्रेडिंग का। उसके बाद मेन चीज आई, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है? बिजनेस का ग्रोस प्रॉफिट चेक करने के लिए। ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है? बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट, जो आपने कस्टमर को सामान बेचा। इधर देखो, मैंने एक सामान खरीदा 100 रुपए का, 170 का कस्टमर को बेच दिया, बताओ मैंने कितने का प्रॉफिट कमाया है? क्या मुझे एक बात बताओ, मैंने 100 रुपए का सामान खरीदा, 170 का बेच दिया, क्या ये 70 रुपए का मेरा रियल जेन्युइन प्रॉफिट है? जी नहीं। 100 रुपए का तो मैंने खरीदा था, 5 रुपए का मेरा किराया लग गया, फिर मैंने दुकान में अकाउंटेंट बिठाया हुआ है, 10 रुपए वो ले गया, मेरा 3 रुपए का पैकिंग का चार्जेस लग गया, ठीक है, उसके बाद मेरा 17 रुपए का ऑफिस की बिजली का बिल, ये वो सेलमैन, बैड डेट्स के खर्चे हो गए। तो मुझे बताओ मेरे को टोटल कितने खर्चे पड़े? टोटल बता सकते हो? 135 या 45? मतलब मैंने 100 रुपए का सामान खरीदा, फिर उसको सामान को दुकान पे लेके आया, बेचा, अकाउंटेंट को खर्चे दिए, रिपेयर के सारा, उस प्रोडक्ट को एंड तक देखते देखते मेरे को 135 रुपए का सामान पड़ा। बेचा कितने का था? 170 का। तो मुझे बताओ, मेरा जो 70 पे है, इसको बोलते होते हैं ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट हम सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड देखते हैं, मेरे को प्रोडक्ट कितने का आया, कितने का बेच दिया, ये बिजनेस का कभी असली प्रॉफिट नहीं होता, ये बिजनेस का ग्रोस प्रॉफिट होता है, जिसको हम बोलते हैं ओवरऑल प्रॉफिट। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट बात करें, लेकिन जब प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट बात करते हैं, वो बिजनेस की रियल पिक्चर नहीं दिखाता। हमें रियल पिक्चर चाहिए कि घर पे दुकानदार, मालिक घर पे कितने पैसे लेके जा रहा है। तो बाकी हम ये जितने भी खर्चे ऐड कर देते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे, वो भी तो मेरे बिजनेस का पार्ट है ना। तो इस खर्चों को ऐड करेंगे तो मेरी टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो उसको सेल में से माइनस करना पड़ता है। तो जो हमारे पास आएगा 35 रुपीज, ये बिजनेस का नेट प्रॉफिट होता है। ग्रोस प्रॉफिट हम निकालते हैं ट्रेडिंग एंड P&L ट्रेडिंग अकाउंट बना के। ग्रोस प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? तो ग्रोस प्रॉफिट हमारा निकलता है ट्रेडिंग अकाउंट बना के, नेट प्रॉफिट निकलता है P&L अकाउंट बना के। कौन सा ऐसा अकाउंट है जहां तक हम सारे खर्चे माइनस कर चुके होते हैं? नेट प्रॉफिट, यानी कि P&L अकाउंट में, क्योंकि ऊपर पहले ट्रेडिंग के खर्चे लिख लिए, बाद में बाकी जो खर्चे बच गए वो भी लिखो। तो P&L अकाउंट बनाते बनाते हम सारे खर्चे लिख चुके होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते बनाते हम सिर्फ कितने के खर्चे लिख चुके होते हैं? हम सिर्फ लिख चुके होते हैं परचेज वाले खर्चे। देखो जी, अब ध्यान से देखना, ये है हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट, जिसका पहला पोर्शन होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या रिकॉर्ड किए जाएंगे? एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? बोलो। डायरेक्ट एक्सपेंस। इसमें सबसे पहली आइटम स्टार्ट होती है ओपनिंग स्टॉक से।
सर ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? जो हर साल बनाना है। 1 अप्रैल को मेरा ऐसा सामान जो पिछले साल नहीं बिका, कौन सा सामान नहीं बिकता बता सकते हो? जो आपने खरीदा होता है। तो जो सामान आपने खरीदा हुआ है वो बच गया, 700 का सामान बच गया, तो मेरे लिए तो खर्चा है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट मेरा शुरू होता है डेबिट साइड से। पहली चीज मैंने सर्कल कर दी 700 रुपए को, ओपनिंग स्टॉक को। अब इसमें ऐड कर दो जो जो खर्चे हो रहे हैं। कौन से खर्चे ऐड हो रहे हैं? वेजिस, परचेज, ठीक है, और क्रेडिट साइड लिख लो सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। क्रेडिट साइड पे सिर्फ दो ही चीजें आती हैं। क्रेडिट साइड पे सिर्फ दो ही चीजें आती हैं इनकम्स की। कौन कौन सी? एक सेल, एक अनसोल्ड। एक होता है सामान बेचना। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? अनसोल्ड स्टॉक, यानी कि जो सामान बिक गया वो 2000 में, जो सामान नहीं बिका 1500 में। सेल और क्लोजिंग स्टॉक, सेल में जो सामान बिक गया, जो सामान नहीं बिका क्लोजिंग स्टॉक में। तो मुझे पूरी कितने इनकम होने के चांसेस हैं? 3500 की। खर्चे कौन कौन से हो गए? 700 रुपए का ओपनिंग स्टॉक का खर्चा जो पहले खरीद के रखा हुआ है, ठीक है। फिर 700 रुपया किराए वेजेस का लग गया, 1700 रुपए की हमने सामान परचेज किया। तो टोटल इनकम बताओ, मेरी इनकम का टोटल कितना है? इनकम का टोटल मेरा आ रहा है 3500। 2000 प्लस 1500, 1500 का आज नहीं बिका कल को बिक जाएगा। खर्चे कितने के हो गए? 700 प्लस 700 प्लस 1700, 3100 के। तो 3500 में से 1700 माइनस कर दो, आ गया ग्रोस प्रॉफिट। यानी कि आपने प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट सामान खरीदा, उसके ऊपर छोटा मोटा खर्चा हुआ, बेच दिया, तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट आप 400 रुपए कमा गए। दैट इज कॉल्ड ग्रोस प्रॉफिट। फिर यहीं से पी एंड एल का पोर्शन शुरू होता है, सबको पता है, कोई नया नहीं है। तो इसको पहले कैरी फॉरवर्ड कर दो दूसरी तरफ कि अगर बिजनेस में आपने प्रोडक्ट को छोड़ के और तरह की कोई इनकम कमाई है या खर्चे किए हैं, तो वो लिख दो पी एंड एल अकाउंट में। तो सबसे पहले 400 रुपए को ले आओ नीचे। 400 रुपए आप इसको ऐसे समझो, फैक्ट्री वाला या स्टोर कीपर कह रहा है दुकानदार को, बिजनेस को, कि मैंने आपको 400 रुपए कमा के दे दिया, ओके टाटा बाय, मैं तो जा रहा हूं। वो 400 रुपए किसको देके चला गया? पी एंड एल वाले अकाउंटेंट को। कह रहा भाई साहब मैंने तो कर लिया, ये ले 400 रुपए रख। फिर देखा पी एंड एल वाले ने इंटरेस्ट, कमीशन, रेंट, बैड डेट्स रिकवर का 2100 रुपया और कमाया। 400 रुपए हमने कमाया था परचेज, सामान खरीद बेच के। 2100 रुपए हमने बिजनेस में और कमाया रेंट वगैरह का। तो कितनी इनकम हो गई टोटल? 2500। लेकिन साथ साथ मेरे और खर्चे भी थे हुए ना। कौन से खर्चे? जो मैंने ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखे थे लेकिन दुकान के खर्चे हुए थे, तो खर्चों को लिखना पड़ेगा। खर्चों को लिखना पड़ेगा कुछ ट्रेडिंग अकाउंट में, और जो ये नीचे वाला पोर्शन शुरू हो गया, ठीक है जी, ऊपर वाला पोर्शन यहां तक था ट्रेडिंग, उसके नीचे पी एंड एल अलग बनाते हैं नहीं, उसी फॉर्मेट में कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं पी एंड एल अकाउंट। याद आ गया बचपन वाला दिन? ठीक है जी। तो बाकी सारे इनडायरेक्ट खर्चे, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, इंटरेस्ट पेड, सैलरी पेड, सारे खर्चे जो फैक्ट्री परचेजेस से रिलेटेड नहीं है वो वाले आ जाएंगे यहाँ पे। तो वो वाले हमने टोटल खर्चे लिए 2150। मुझे बताओ मेरी टोटल इनकम कितनी थी? 2500, और खर्चे हो गए 2150। तो 2500 में से 2150 माइनस कर दो, नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 350। ये वही नेट प्रॉफिट है जिसके ऊपर गवर्नमेंट कह रही है भाई साहब टैक्स भरो 10%, 20%, 30%, जो भी है। तो नेट प्रॉफिट का एक पर्पस हो गया। पहला पर्पस नेट प्रॉफिट का क्या आप लोग बता सकते हो क्या होगा? पहला पर्पस होता है बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करना, कि दुकान में खरीद बेच रहे हैं, साल के बाद हम अपनी परफॉर्मेंस चेक करना चाहेंगे कि नहीं। प्लस टू के पेपर आप लोगों ने दे दिए, रिजल्ट देखना चाहते हो कि नहीं? देखना चाहते हो, तभी तो पता चलेगा कितने मार्क्स आए कितने नहीं। तो जो हम पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं, ग्रोस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेरा पहला पर्पस अगर पेपर में आया तो क्या लिखोगे? मेरा पहला पर्पस है टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब कि प्रॉफिट। तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाना चाहता हूं? उसका जो पहला पर्पस है वो है प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए, तभी तो पता चलेगा हमारी दुकानदारी सही जा रही है कि नहीं। एक एग्जांपल देता हूं, सामने देखो, एक एग्जांपल देता हूं। मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी यार 35 लाख रुपए की, 35 लाख रुपए मैंने दे दिया उसको, ठीक है जी, बात समझ में आती है? मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज करी 35 लाख रुपए की। एक साल के बाद या 6-8 महीने के बाद मैंने वो प्रॉपर्टी बेची है 32 लाख रुपए की, सेल। तो मेरे पास कितना पैसा आया है सेल करने के बाद, बता सकते हो? सेल करने के बाद कितना पैसा आया? 32 लाख। मेरी जेब में 32 लाख रुपया पड़ा है। क्या मैं डांस कर सकता हूँ बल्ले बल्ले 32 लाख रुपया पड़ा है? मजा आ रहा है 32 लाख रुपए में। यानी कि सेल क्या गारंटी देता है आपका बिजनेस प्रॉफिट क्या है कि लॉस का?
तो यानी कि जब आप सेल कर रहे हो, आपके बैंक में पैसा पड़ा है, क्या बैंक बैलेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है? क्लास +2 में मैंने कैश फ्लो के चैप्टर में बड़े भयंकर समझाया था, मेरा कैश इज इक्वल टू प्रॉफिट नहीं होता। मुझे बताओ, मैंने अभी सामान कितने का खरीदा था? 35 लाख का। बेचा कितने का? 32 लाख। मेरे बैंक में पड़े हैं या मेरे हाथ में पड़े हैं? क्या इट मीन्स मैं प्रॉफिटेबल हूं? नहीं। तो यानी कि बिजनेस अगर प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो कुछ सालों के बाद बंद करना पड़ेगा, या कोरेक्टिव मेजरमेंट लेने पड़ेंगे कि भाई ये ना करो, ये ना करो, खरीदो सस्ता, बेचो महंगा, खर्चे बचाओ। तो टीपीएल का जो पहला या मेन पर्पस होता है वो फाइंड आउट होता है कि बिजनेस का प्रॉफिट लॉस चेक करें, परफॉर्मेंस चेक करें। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट लॉस। तो ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस क्या है? ग्रोस प्रॉफिट चेक करना, कि बिजनेस में जब हम प्रोडक्ट हाथों हाथ खरीद बेच रहे हैं, सोच के देखो, अगर मेरा हाथों हाथ खरीद बेच रहे हैं वहीं पे ही लॉस हो गया तो सोचो अभी तो और भी बड़े खर्चे हैं। तो यानी कि बिजनेस में जब आप शार्क टैंक इंडिया देखोगे ना, शार्क टैंक इंडिया के एवरेजली 4-5 एपिसोड उठा के देख लेना, एपिसोड नहीं 4-5 डीलिंग्स। वहां पे जब जब कोई भी शार्क टैंक वाला कंटेस्टेंट बोलता है मेरे बिजनेस की ग्रोस प्रॉफिट रेशियो 30-40% है, कोई भी शार्क टैंक इंडिया शार्क उसमें पैसा ही नहीं लगाता, कहते तुम्हारा ग्रोस मार्जिन ही जब 30-35% है, असली खर्चे तो बाद में शुरू होते हैं, एडवर्टीजमेंट के, सेलिंग के। जो मेन खर्चे 50% तो तुम्हारे उसके बाद हैं, तो तुम्हारा तो नेट प्रॉफिट जीरो, लॉस में आ जाएगा। तो इसलिए मार्केट में जो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो स्टैंडर्ड दी गई है कम से कम 50% दी गई है। यानी कि अगर आप कोई सामान 35 लाख का खरीद रहे हो ना, 70 लाख में बेचो, नहीं तो 50% निकालना। 35 का 50% बोलो, नहीं आता निकालना, 17.5 लाख। तो कम से कम 52, 55, 60 लाख का सामान बेचो, तब जाके 50-60% आपने मार्जिन कमाया। उसके बाद आपके और खर्चे होंगे, सबसे मेन खर्चा होता है एडवर्टीजमेंट का, उससे बड़ा खर्चा कोई नहीं है हमारे पूरे बिजनेस साइकिल में। एडवर्टीजमेंट करोगे, डिस्काउंट दोगे, तभी बात बनेगी। तो बाकी सारे खर्चे आप कहां पे लिखोगे? P&L अकाउंट में। एंड में जाते जाते अगर आप P&L की रेशियो देखोगे, क्या रह गया? 350 रुपए का नेट प्रॉफिट है, सामान देखो कितने का बेचा था? 2000 का, तो 350 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100, ये आ जाएगी नेट प्रॉफिट रेशियो। जीपी अपॉन सेल इंटू 100 आ जाएगा जीपी रेशियो। तो जीपी हम कमा रहे हैं यहाँ पे 220% और नेट प्रॉफिट कमा रहे हैं 350, 2.5, 20, 17.5%। ठीक है। तो बिजनेस में आपको पहला पर्पस जानना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। सेकंड पर्पस बिजनेस की परफॉर्मेंस चेक करना। थर्ड पर्पस टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए। टैक्स किसके ऊपर दिया जाएगा? नेट प्रॉफिट के ऊपर, ना कि जीपी के ऊपर, क्योंकि नेट प्रॉफिट के ऊपर आप सारे खर्चे माइनस कर चुके होते हो। तो ये सारी वजह से हमें बनाना पड़ता है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या पूरा हो गया? नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दूसरा एलिमेंट कौन सा आएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट दूसरा एलिमेंट कौन सा आएगा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो हम बहुत बार बना चुके हैं, यहाँ पे लिखी जाएंगी लाइबिलिटीज, यहाँ पे लिखी जाएंगी एसेट। बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है? फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए। ठीक। अब ट्रेडिंग और P&L अकाउंट की जर्नल एंट्रीज होती हैं, कल करते हैं।